गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन विद जेनेटिक्स। हम रेगुलर आईवीएफ, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, इक्सी एंड फीटल मेडिसिन के बहुत इंटरवेंशनल काम करते हैं। हमारा ये साप्ताहिक रेगुलर प्रोग्राम रहता है जो यूट्यूब कमेंट सेक्शंस को लेके उनका आंसर देना। और मैं देवेंद्र जी से कहता हूँ कि प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। बाइक्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन टेस्ट पॉजिटिव आया है तो क्या आईवीएफ हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये थोड़ा टेक्निकली मैं बता दूं कि हम वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन करते क्यों हैं। वाई क्रोमोसोम का मतलब होता है फीमेल के पास एक्स, और एक्स 22 क्रोमोसोम सबके पास हैं, और जो फीमेल है उसके पास में 2 एक्स हैं, और जो मेल है उसके पास एक एक्स है और एक वाई है। ये जो वाई क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम टेस्टिस बनाता है, और टेस्टिस में से टेस्टिस बनाएगा और स्पर्म बनाएगा। अब ये जो स्पर्म बनाने की फैक्ट्री इसमें लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं एज़ोस्पर्मिया फैक्टर जीन। ये जो फैक्ट्री है इसके 3 वैरायटी होते हैं, एक AZF-A, AZF-B और AZF-C। इसमें इस फैक्ट्री के 3 सब यूनिट में यदि यहाँ प्रॉब्लम है तो टीसा में स्पर्म निकलना मुश्किल होता है, असंभव ही होता है। यदि इसमें है तो टीसा में स्पर्म निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। पर यदि सी में गड़बड़ है तो अधिकतर या तो ओलिगोजूस्पर्मिया होगा या फिर एज़ोस्पर्मिया, जिसमें टीसा में स्पर्म निकल सकता है। तो वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन में कौन से प्रकार का डिलीशन है वो देख के हम डिसाइड कर सकते हैं काफ़ी हद तक कि टीसा में उस व्यक्ति का खुद का स्पर्म निकलेगा कि नहीं, और वो खुद का स्पर्म से अपना बच्चे का बायोलॉजिकल पेरेंट बन सकता है कि नहीं। तो वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन एज़ोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म काउंट निल है, या फिर ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया में स्पर्म काउंट कम है, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में और भी जेनेटिक इवैल्यूएशन हम कराते हैं, कैरियोटाइप भी कराते हैं। ये बेसिकली कई बार हमको XXY 22 नंबर तक तो क्रोमोसोम सही है, सेक्स क्रोमोसोम में 3 हो गए तो टोटल हो गए 47। ऐसे मेल भी आते हैं जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें फिर टीसा से स्पर्म निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। 11 मिसकैरेज हो चुके हैं नेचुरल प्रेगनेंसी से, क्या आईवीएफ करा सकते हैं? मतलब ये जो 11 मिसकैरेज वाला जो क्वेश्चन था, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई है कि जो 11 मिसकैरेज में एक भी मिसकैरेज का क्या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का जेनेटिक टेस्ट हुआ क्या, वो मुझे नहीं पता। दूसरी बात, 11 मिसकैरेज यदि हो जाते हैं तो आप यदि आईवीएफ भी कराते हो तो आपको उसमें भी मिसकैरेज हो सकते हैं, क्योंकि आपको आईवीएफ की ज़रूरत भी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप नेचुरली कंसीव करते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आईवीएफ कराएं कि नहीं कराएं कि नेचुरली प्रेग्नेंट हों, आप रीज़न तो ढूंढिए कि आपको इतने सारे मिसकैरेज क्यों हुए। क्या हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम है? उसमें मैं रिकरेंट मिसकैरेज में एक बैड जीन हाइपोथेसिस होती है, जिसमें कि बार बार मिसकैरेज होने का एक प्रेडिक्शन होता है, टेंडेंसी होती है। वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है जेनेटिक एवेल्युएशन और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के इन्वेस्टिगेशन से। क्या फ्रीज किए हुए एम्ब्रो में सक्सेस के चांसेस होते हैं जबकि वो तो पुराना हो चुका होता है? अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुराना हो चुका होता है, पर फ्रीज किए हुए एम्ब्रियो को हम उसी स्थिति में रख देते हैं जिस स्थिति में जिस दिन वो जिस डेट का, जैसे यदि आज 17 मई है और मैं किसी के एम्ब्रियो फ्रीज करता हूँ तो 17 मई 2024 में यदि फ्रीज करता हूँ और 17 मई 2025 में यदि उसका मैं ट्रांसफ़र करता हूँ घर, तो वो जो भ्रूण है उस दिन ट्रांसफ़र करने वाला वो 17 मई 2024 का ही रहेगा, 2025 का होकर पुराना नहीं हो जाएगा। इसलिए प्रेगनेंसी रेट भ्रूण के फ्रीज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, ना पुराने होने से। भ्रूण की स्थिति वैसी की वैसी रह जाती है जिस दिन आप उसको फ्रीज करते हैं। और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डेफिनेटली फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से बेटर होता है। टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव आया है, क्या करें? मेरे ख्याल से टॉर्च टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। टॉर्च टेस्ट में आपको इतना उलझा दिया जाता है कि आप ये परेशान हो जाते हैं कि कौन से इन्फेक्शन का टेस्ट का आप रिपोर्ट देखें।
क्योंकि टॉर्च में 4-5 इन्फेक्शन की एक साथ रिपोर्ट आती है। फिर उस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो 2 प्रकार की रिपोर्ट हर इन्फेक्शन में आती है, उसको IgG IgM बोलते हैं। उसमें एनालिसिस करना कि आपको वास्तव में कौन सा इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन से आपको कुछ प्रॉब्लम आपके बच्चे में होगा भी कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, बार बार के अबॉर्शन में टॉर्च टेस्ट बिल्कुल मत कराइए। यदि कराते भी हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। 3 मंथ में हार्ट बीट नहीं आई। 3 मंथ में हार्ट बीट नहीं आई तो बच्चा आपका अच्छा नहीं है, उसमें बच्चे में प्रॉब्लम है। तो नेचर कई बार अधिकतर बच्चे में जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के साथ उसको कंटिन्यू नहीं करता है, नहीं करती और उसको स्विच ऑफ कर दिया। ये एक नेचर का सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उसको लेके बहुत परेशान नहीं होते। और यदि 2-3 बार ऐसा होता है तो जो प्रोडक्ट, जो कंसेप्शन हुआ है, वो जब DNC होगी उसको मेडिकल मेथड से अबॉर्शन मत कराइए, उसको सर्जिकल या DNC करा के उसमें से जो पदार्थ निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा, उसका जेनेटिक इवैल्यूएशन जरूर करवाएं। AMH 0.44 है, एज 44 है, क्या करना चाहिए? मैं यदि पीरियड रेगुलर होता है और AMH 0.44 है और यदि पीरियड रेगुलर है और आप अपने अंडे से प्रेगनेंसी चाहते हैं, IVF चाहते हैं, तो मैं कभी मना नहीं करता। पर एक कंडीशन जरूर रखता हूँ कि 42, 43, 44 में प्रेगनेंसी रेट विल बी वेरी वेरी लेस। सेकेंड, यदि प्रेगनेंसी होती है तो उसमें डाउन सिंड्रोम वगैरह होने का खतरा हो सकता है। पर यदि आप प्रेग्नेंट होते हो तो उसमें डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, वो जांच भी हम करते हैं। तो कुल मिला के यदि आप IVF कराना चाहते हैं और आपका पीरियड अभी भी रेगुलर है तो आप डेफिनेटली अपने अंडे से IVF करा सकते हो। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को इतने चाव से देखते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। हमारे चैनल को ऐसे ही चाहते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।